दोस्तों जरा उस गरीब परिवार के बारे में सोचिए जो महीने की पहली तारीख को राशन मिलने की उम्मीद में अपने सारे काम छोड़कर कोटेदार की दुकान के बाहर 3-4 घंटे धूप में खड़ा रहता है। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो मशीन फिंगरप्रिंट उठाने से मना कर देती है या कोटेदार कह देता है कि ऊपर से ही गेहूं चावल कम आया है। लेकिन साथियों अब सरकार एक ऐसा नियम ला रही है जहां राशन की दुकान पर ना तो बोरी में सीधे अनाज मिलेगा, न जेब से कैश चलेगा। आपके फोन में सरकार पैसे भेजेगी, लेकिन जैसे ही आप उस पैसे से बच्चे के लिए दवाई या घर के लिए तेल खरीदने की कोशिश करेंगे तो ट्रांजैक्शन तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही यह पैसा सिर्फ और सिर्फ उस अधिकृत राशन की दुकान के स्कैनर पर काम करेगा और इसी को कहते हैं प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया। साथियों आज के टाइम में राशन के लिए एक लंबी कतार लगी रहती है। गरीब लोग हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके का ये डिजिटल रुपया ई रुपया आ रहा है, अब इसके लिए इंटरनेट व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। गांव के लोगों के पास स्मार्टफोन होने चाहिए। अब दिक्कत क्या है, सवाल क्या है कि जब दशकों से राशन कार्ड और अंगूठे वाला सिस्टम चल रहा था तो अचानक 140 करोड़ लोगों की राशन व्यवस्था को एक झटके में बदलने की नौबत क्यों आई? इसके पीछे कौन सा बड़ा घोटाला और केस स्टडी छिपी है? सरकार को यह क्यों करना पड़ा? इस फैसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारा पुराना राशन ढांचा यानी पीडीएस सिस्टम अंदर से कितना खोखला हो चुका है। साथियों आपको पता है फर्जी राशन कार्ड बन रहे हैं, भूतिया राशन कार्ड। आज के टाइम में ऐसी चीजें आ गई हैं साथियों, आप यहां देखो कि अभी कैग की एक रिपोर्ट आई थी। सरकारी आंकड़ों ने एक कड़वा सच उजागर किया है कि देश में लाखों भूतिया राशन कार्ड थे। ये वो नाम थे जो कागजों पर तो थे लेकिन असल दुनिया में नहीं। दलालों ने इन नामों का अनाज ब्लैक मार्केट में ऊंचे दावों पर बेच दिया। समझ रहे हो, ये काम हो रहा था। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी आप ये भी समझो। ये आपको समझ में आ रहा है, डीबीटी का फेल होना, कैश ट्रांसफर। ये क्या है सर? जब सरकार ने राशन की जगह सीधे लोगों के बैंक खातों में कैश भेजना शुरू किया तो वहां एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। नीति आयोग और जमीनी सर्वे में देखा गया कि बैंक खाते में पैसा आते ही कई परिवारों में उस पैसे का इस्तेमाल अनाज खरीदने के बजाय अन्य जगहों पर होने लगा। जिस मकसद के लिए सब्सिडी दी गई थी यानी कुपोषण, गरीबी, भुखमरी को मिटाना या उनको रोकना, जो मकसद था उससे ही भटक गया। इसी इंटेंट में नाम यूटिलाइजेशन, उद्देश्य और उसका इस्तेमाल की खाई को पाटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अपने सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी का एक नया मॉडल तैयार किया है। अब ये नया मॉडल क्या है आप इसको समझो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि ये जो ई रुपया है, ये ई रुपया पूरा खेल इसका है। यूपीआई, डीबीटी और डिजिटल रुपए में अंतर क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लो। आप यहां देखोगे यूपीआई, डीबीटी और ई रुपया, इनमें क्या फर्क है? अगर यूपीआई की बात करोगे तो कोई करेंसी नहीं है, ये बैंक से बैंक पैसा भेजने का जरिया है, खर्च पर कोई पाबंदी नहीं होती है। भाई आप अपने पैसे को एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज रहे हो, आपकी मर्जी से वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम है कि आप अपने पैसे को डिजिटली दूसरे के अकाउंट में भेज रहे हो। ठीक है सर। डीबीटी की बात करें तो सीधे खाते में नगद पैसे पर सरकार का कोई भी इसमें नियंत्रण नहीं होता था, जो ये वाली चीज आई थी। यूपीआई तो समझ में आ गया ना आपको कि यूपीआई कोई करेंसी या पैसा नहीं होता है, यह सिर्फ आपके बैंक खाते से दूसरे के बैंक खाते तक पैसे भेजने का एक पाइपलाइन, एक रास्ता है। इसमें पैसा आपकी मर्जी से कहीं भी खर्च हो सकता है। लेकिन जैसे ही डीबीटी की बात आती है तो यह सीधे आपके खाते में नगद पैसा भेजने की प्रक्रिया है। यहां भी पैसे पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी जो बात है, कंट्रोल करने वाली बात, ई रुपया क्या है, ये वाला जो ई रुपया है ये समझना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामेबल सीबीडीसी जो ई रुपया है ये क्या है? यह आरबीआई द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल टोकन है। इसके पीछे बैकएंड में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड लिखा जाता है। यह कोड तय करता है कि पैसा कहां खर्च होगा। यह है मेन चीज। यह पैसा ही डिसाइड करेगा कि आपका पैसा जो सिर्फ अपनी मंजिल को पहचानता है, ये क्यूआर कोड ये नहीं पहचानेगा। आप कहीं भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा खर्च कर देते थे ना, तो अब इस तरीके से आप पैसा खर्च नहीं कर पाओगे। ये कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये है
नई जो प्रॉब्लम है। यह कोड तय करता है कि पैसा कहां खर्च होगा। और कोड में लिखा है राशन, तो वह पैसा सिर्फ और सिर्फ राशन की रजिस्टर्ड दुकान के मर्चेंट क्यूआर कोड को ही पहचानेगा और किसी क्यूआर कोड को नहीं पहचानेगा। किसी पेट्रोल पंप या परचून की दुकान पर वो ट्रांजैक्शन फेल बता देगा। सरकार ने इस योजना को सीधे पूरे देश में लागू करने के बजाय सिर्फ एक चंडीगढ़, गुजरात और पुडुचेरी जैसी जगहों पर इसका पायलट प्रोजेक्ट या स्ट्रेस टेस्टिंग शुरू किया है। ठीक है, समझ रहे हो? 140 करोड़ लोगों पर लागू करने से पहले इसकी क्या होगी? स्ट्रेस टेस्टिंग होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई मान लो अगर कोई सर्वर ठप हो गया तो 140 करोड़ रुपए की 140 करोड़ लोगों की आबादी में अगर एक दिन भी सर्वर ठप हुआ तो करोड़ों चूल्हे बुझ जाएंगे। लेकिन इस पूरे मॉडल के सामने 3 ऐसी जमीनी चुनौतियां हैं जिनका जवाब अभी भी सरकार के पास पूरी तरह नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तकनीक की समझ और पहुंच। यार बूढ़ी अम्मा है गांव में जो काम करते हैं खेतों में, उनके पास ऐसे कीपैड फोन हैं, वो डिजिटल वो वाले जो आपके लंबे लंबे मोटे मोटे इस तरीके के जो फोन है, कहाँ है अभी? और ये लोग चलाना भी नहीं जानते हैं अभी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आएगी। और राशन लेने के लिए तो ये लोग ज्यादातर जाते हैं। द डिजिटल डिवाइड और बुजुर्ग आबादी। भारत के ग्रामीण इलाके में आज भी करोड़ों राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो निरक्षर हैं या जिनके पास बटन वाले फीचर्स फोन है इस तरीके के। वे स्मार्टफोन का ऐप या क्यूआर कोड कैसे संभालेंगे? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई? आपके गांव में नेटवर्क दिक्कत सबसे ज्यादा है। इंटरनेट कहाँ है गांव में? बहुत दिक्कत आती है नेटवर्क की। नेटवर्क और सर्वर डाउन की समस्या। गांव देहात में आज भी मोबाइल सिग्नल गायब रहना आम बात है। अगर बायोमेट्रिक या क्यूआर कोड स्कैनिंग के वक्त सर्वर डाउन हो गया तो क्या उस दिन गरीब परिवार को बिना राशन के खाली हाथ लौटना पड़ेगा? और तीसरा, नागरिक की स्वतंत्रता। ये तो सबसे बड़ी चुनौती है। व्यक्तिगत आजादी पर सवाल। अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग यह सवाल भी उठा रहा है कि सब्सिडी के पैसे पर इस तरह की सख्त प्रोग्रामिंग लगाना नागरिक की व्यक्तिगत पसंद पर सरकार का बहुत बड़ा कंट्रोल। अगर चंडीगढ़ और गुजरात का यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो मानकर चलिए कि यह तकनीक सिर्फ राशन तक सीमित नहीं रहेगी साथियों। ये आने वाले समय में पता क्या करेगी? ये खाद सब्सिडी में भी यूज करेंगे, फिर इसको गैस सब्सिडी में भी यूज करेंगे। स्कॉलरशिप का जो पैसा लेता है ना बच्चा, वो फिर उस पैसे को कहीं भी यूज कर लेता है, फिर वो पैसे को कहीं भी यूज नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? वो फिर वहीं खर्च कर पाएगा जिसके लिए स्कॉलरशिप आपको दी गई है। छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप भी इसी प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपए के रूप में दी जाएगी फिर, ताकि स्कॉलरशिप का पैसा सिर्फ किताबों और फीस पर ही खर्च हो सके। राशन का अधिकार खत्म नहीं हो रहा, लेकिन राशन लेने का तरीका इतिहास के सबसे बड़े डिजिटल बदलाव में से गुजर रहा है साथियों। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि तकनीक के जरिए लीकेज और भ्रष्टाचार रोकना सही कदम है, या फिर दूर दराज के गांवों में इससे गरीबों की परेशानी और बढ़ जाएगी? आप कमेंट बॉक्स में बताना, गरीबों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।